हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा था। तो हम उसी सीरीज को आगे करते हुए आज के क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको मैं बता चुका था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम लोग देखे थे कि द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इसका सेंटेंस है जो कि रिएक्शंस में काम आता है। जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। दूसरा जो है, दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ का केमिकल कॉम्बिनेशन का, तो लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने, और वो क्या है, फ्रेंच केमिस्ट है। उन्होंने कहा था कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ठीक है, कि a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल बता के इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है ना, मतलब कॉपर का जो कार्बोनेट है, वो एक नेचुरल सोर्स है। एक सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब खुद बनाया हुआ, और नेचुरल मतलब जो एटमॉस्फेयर से मिलता है वो। ठीक है, तो इससे नेचुरल सोर्स, तो उसमें आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो उसमें क्या है, 51.35, एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन 9.74, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 38.91। सिंथेटिक सैंपल, सिंथेटिक सैंपल जो है बनाया मानव द्वारा बनाया हुआ, तो उसमें भी परसेंटेज ऑफ कार्बन कॉपर क्या है, 51.35, परसेंटेज ऑफ कार्बन 9.74, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 38.91। इससे आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग सोर्स से हम लोग यहाँ पे सेम कंपाउंड को लाए हैं, लेकिन उसमें जो कंपोजिशन है मेटल का, जैसे कार्बन, कॉपर का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, इसमें सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट का बाय वेट, वो सेम होते हैं, चाहे सोर्स कैसे भी हो, कहीं से भी मिला हो। जो सोर्स अगर सेम है फिर भी उनका जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है वो क्या है, बाय वेट सेम होता है। ठीक है, तो यही इसका क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब ये। दस ही कंक्लूडेड दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स को कैसा भी हो, ठीक, सोर्स कैसा भी हो, गिवन कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो कैसे भी किसी सोर्स से प्राप्त हो, कोई कंपाउंड है, उसका जो एलिमेंट है वो कंबाइन करता है सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, उसका जो मास का प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है। ठीक है, यही क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट। इट इज समटाइम आल्सो रिफर टू लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कंपोजिशन। ठीक, लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन आल्सो इसको बोला जाता है। तो ये दूसरा इसमें जो लॉ है वो है। और थर्ड इसमें क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे बहुत सारे चीजों के बारे में बताना है। ठीक है, प्रोपोर्शन तो वही है। तो दिस लॉ वाज प्रपोज बाय डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने लिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 1803, 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, दो एलिमेंट की बात हो रही है, ए और बी, दोनों कंबाइन होके कंपाउंड बना है। ठीक है, तो क्या है, टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, तो मोर देन वन कंपाउंड ना, जो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेते हैं, दो एलिमेंट हो गया, इनसे कंबाइन होके कंपाउंड बनेंगे, NO2 बन सकता है, N2O4, ठीक है, N2O5। तो इससे मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट या दो है। तो ये बोल रहा है, टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। The masses of one element that combined with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, if two element can combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with the fixed mass of the other element आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक, तो जो स्मॉल होल नंबर रेशियो में रहता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड, नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide। राइट, सो ये सब पता रहता है। यहाँ पे जो क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, वाटर और हाइड्रोजन peroxide H2O2। ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाए, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम लगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम,
तो वाटर का कितना 18 ग्राम। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पर बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, हाइड्रोजन पर का 34 ग्राम। तो आप देख सकते हो हियर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम which combined with the fixed mass of hydrogen 2 gram. Here a simple ratio that is 16 is to 32 or 1 is to 2. The masses of oxygen that is 16 gram and the 32 gram which combined with the peak mass of hydrogen 2 gram. Here simple ratio that is 16 is to 3. ठीक, तो ये हाइड्रोजन इसमें क्या आ गया, कॉमन आ गया, लेकिन उसी के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 16 और 30, तो 16 इज टू 32 और 1 इज टू 2, यहाँ पे जो सिंपल रेशियो में आ रहा है। ठीक है, तो यही है। If two element can combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with the fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number। ठीक है, एक एक जो कॉमन एक एलिमेंट को हम फिक्स करके अदर एलिमेंट का देखना है, तो जो अदर एलिमेंट का कंपोजिशन है ना वो सिंपल रेशियो में रहते हैं, तो 1:2 हो गया। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और यहाँ पे चौथा जो लॉ है वो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय गे-लुसाक्स in 1808। This law was given by Gay-Lussac in 1808। He observed that when gases combine, he observed that when gases combine, uh, तो थर्ड यहाँ पे चौथा जो लॉ है क्या, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक, दिस लॉ वाज गिवन बाय गे-लुसाक in 1803। He observed that when gases combine or or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure। ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या हो रहा है, अगर गैस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, व्हेन गैसेस कंबाइन, गैस क्या कंबाइन हो रहे हैं, प्रोड्यूस किया जा रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है। ठीक, तो इसमें क्या है, द 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज वाटर। 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। Joseph Louis Gay-Lussac, Joseph Louis Gay-Lussac, the 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है। 100 ml ऑफ हाइड्रोजन और 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वहाँ पे वाटर बना रहे हैं, और वाटर का वेपर है ना ये। तो हाइड्रोजन 100 ml है और ऑक्सीजन 50 ml है, तो वाटर का 100 ml वहाँ पे बन रहा है। Thus, the volume of hydrogen and oxygen which combine that is 100 ml and 50 ml bear a simple ratio 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सिंपल रेशियो में 2:1 में। तो ये Gay-Lussac's discover of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। The law of definite proportion stated earlier was with respect to mass। The Gay-Lussac's law was explained properly by the work of Avogadro in 1811। ठीक है, Avogadro law के जो काम है उस पे यहाँ पे बताया था। तो क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो क्या है, बेस्ड ऑन मास होता है, बट जो गिल-सॉक्स लॉ है वो बेस्ड ऑन वॉल्यूम ही है। तो इसका पांचवा जो होता है एवोगैड्रो लॉ। जो पांचवा जो है एवोगैड्रो लॉ, उसको देखते हैं। 1811 1811 में, 1811 में एवोगैड्रो proposed the equal volume of all gases at the same temperature and the pressure should contain equal number of molecules। ठीक, एवोगैड्रो proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and the pressure should contain equal number of molecules। एवोगैड्रो made a distinction between atoms and molecules। ठीक है, एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताया, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है प्रेजेंट टाइम। इफ वी कंसिडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, वी सी the two volume of hydrogen combined with the one volume of oxygen
तो गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर विदाउट लीविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। तो ऐसा है। तो इसमें बताया है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली इन्होंने वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बताया है। जितना अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर है तो जो जितना वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स है ना वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है। यही क्या है गेट रोल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नोट दैट इन फिगर 1.9 पेज 160 each box contain equal number of molecules. In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic. If hydrogen and oxygen were considered as diatomic, as recognized now, then the above result are easily understandable. Platon and others believe that at time that atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen or hydrogen into atoms did not exist. Avogadro proposal was published in the French Journal of Physics. In spite of being correct, it did not gain much support. One volume is the 2 volumes of hydrogen react with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water vapor. 1 volume of hydrogen, 1 volume of hydrogen, मतलब ये 2 हो गया प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ऐसा, क्योंकि दोनों मिलकर 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर बना रहे हैं। तो इसका ठीक है। तो उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो इसको जो 1808 में डाल्टन ने इसमें एटॉमिक थ्योरी दिया था। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं तो क्या है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। ठीक है। जो मैटर होते हैं ना उसमें इंडिविजुअल मतलब डिवाइड ना होने वाला एटम्स होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स हैं कोई भी एलिमेंट में वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। ठीक। तीसरा जो है कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। कंपाउंड्स compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. कंपाउंड फॉर्म करता है अगर क्या है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन फिक्स रेशियो में तो क्या करेगा कंपाउंड फॉर्म होगा। तो यही क्या है डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो Dalton's theory could explain the laws of chemical combination. However, it could not explain the laws of gaseous volume. It could not provide the reason for combining of atoms, which was answered later by other scientists. उसके बाद एटम्स एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास है। ठीक ये इंपॉर्टेंट होता है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास। ठीक तो आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स it is appropriate here to understand what do you mean by atomic and molecular masses. ठीक atomic and molecular masses are important because we now know the atoms and molecules. हम लोगों ने atoms और molecules के बारे में जान लिया है तो अब हम लोग atomic and molecular mass के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो एटॉमिक मास के क्या है ये देखते हैं। एटॉमिक मास बेसिकली द मास ऑफ एटम। ठीक है। एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है। एटम्स क्या है वो स्मॉल होते हैं इसलिए उनका मास भी क्या होगा स्मॉल होगा कम होगा। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एग्जांपल मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास फेयरली एक्यूरेटली। तो एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो होता है एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मास को बता सकते हैं। ठीक है। बट इन द 19th century साइंटिस्ट could determine the mass of one atom relative to another by experimental means. He has been mentioned earlier. Hydrogen being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 without any unit and other elements were assigned mass relative to it. ठीक है। तो क्या किया गया जो हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन उसको बेस से लिया गया। ठीक हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम। ठीक सबसे लाइटेस्ट एटम है मतलब उसका जो मास है सबसे हल्का है। ठीक है। वाज आर्बिट्रली असाइंड मास ऑफ 1। ठीक है। उसका मास 1 लिया गया विदाउट एनी यूनिट एंड अदर एलिमेंट वेयर असाइंड मास रिलेटेड टू इट। उसको इसके बेसिस पे अदर जो एलिमेंट है उनका मास को बताया गया। हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। अब क्या है कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन इन 1961। हियर कार्बन 12 इज इन वन of the isotopes of carbon and can be
and can be represented as carbon 12. In this system, 12 carbon is assigned a mass of exactly 12 atomic mass. ठीक है, तो ये यहाँ पे अब क्या कार्बन 12 का जो एटम है ना उसको बेसिक लिया गया है, और कार्बन 12 इज क्या है, वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड 12 कार्बन इन दिस सिस्टम. 12 कार्बन इज असाइंड mass of exactly 12 atomic masses unit or 1 AMU, and masses of all other atoms are given related to this standard. One atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. If you want one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of mass of one carbon 12 atom. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम बेस हम लोग स्टैंडर्ड क्या है कार्बन 12 को लिया गया है, और कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. ठीक, कार्बन का एक आइसोटोप है, कैन बी रिप्रेजेंटेड 12 कार्बन. In this system, 12 carbon is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU. The 12 carbon is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU, and the masses of all other atoms are here related to this system. The one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12. ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आ गया. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6605 into 10 power minus 12 gram. Mass of an atom of hydrogen is equal to 1.6736 into 10 power minus 24 gram. ठीक, तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6605 10 power minus 12 gram. Mass of an atom of hydrogen is equal to इतना होता है. Thus in terms of AMU, the mass of hydrogen atom, yeah, in terms of AMU, the mass of hydrogen atom is equal to 1.6736 into 10 power minus 24 gram divided by 1.6605 into 10 power minus 24 gram. So 1.0078 AMU. 1.008 AMU. तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम का मास. ठीक, तो सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 O atom would be 15.995 AMU. At present, AMU has been replaced by U, which is known as unified mass. ठीक, तो AMU को हम लोग U से भी लिख सकते हैं, which is also known as unified mass. When we use atomic mass of element in calculation, we actually use average atomic mass of element, which are average atomic mass, which are actually below. ठीक है, तो average atomic mass, एवरेज एटॉमिक मास भी देख लेते हैं. एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप. ठीक है, बहुत सारे इसको क्या होगा, जो एलिमेंट है ना तो उनका आइसोटोप होते हैं. ठीक है, आइसोटोप में मतलब क्या होगा कि उसका जो एटॉमिक नंबर है सेम होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, बस मास जो है वो सेम होगा. ठीक है, तो ये तो आइसोटोप है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है सेम होगा लेकिन मास डिफरेंट होगा. ये आइसोटोप इसको बताएंगे. तो व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज अकरेंस. ठीक है, तो आइसोटोप है उनका रिलेटिव अबंडेंस है, इतना परसेंटेज उसमें पाया जाता है. द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैन बी कंपेयर. फॉर एग्जांपल, कार्बन हैज द फॉलोइंग थ्री आइसोटोप्स with relative abundance set and mass are shown against each of them. तो यहाँ से समझते हैं, तो यहाँ पे आइसोटोप्स रहते हैं. आइसोटोप में एटॉमिक नंबर से होता है, मास डिफरेंस होता है. ठीक है, और उसका जो रिलेटिव अबंडेंस है, कोई भी नेचुरल सोर्स से कोई भी एलिमेंट को मिल रहा है तो उसका अलग अलग अबंडेंस रहता है. तो अगर इसमें अगर आइसोटोप है कार्बन 12, 13 कार्बन, 14 कार्बन, रिलेटिव अबंडेंस है 90, इसका जो है 98.892% है, 1.108% है, 2 × 10⁻⁻10. एटॉमिक मास सेम ही हो जाएगा, इसका है 12 है, 13.00335, 14.00314. फ्रॉम द अबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल कम आउट टू बी. ठीक, तो ऐसा केस में जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसको हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे. ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इस प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ. ठीक है, तो यहाँ पे 0.98892 इंटू 12 plus 0.01108 into 13.00335 plus 2 into 10 power minus 12 into this one, 12. So this will come out to be 12.011 U.
Similarly, average atomic mass for other element can be calculated in the periodic table of element. The atomic mass mentioned in for different element actually represent their average atomic mass है. ठीक है, average atomic mass है सर. ठीक है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला बन के आ गया. जो इसका मतलब ये जो रिलेटिव अबंडेंस है और जो एटॉमिक मास है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो उससे एवरेज एटॉमिक का मास आ जाएगा. ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास. तो अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है मोलिकुलर मास. ठीक है, तो मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन. ठीक है, मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल में जो एटॉमिक मासेस होता है एलिमेंट का वो मोलिकुलर मास होता है. ठीक, इट इज ऑब्टेन. मतलब जैसे CO2 हो गया ना, तो इसमें दो एलिमेंट है, तो ये CO2 का मॉलिक्यूल्स है, उसमें कितना मोल मास है एटॉमिक एटॉमिक मास उसके बारे में बताना, तो मोलिकुलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूल इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम. ठीक है, तो इसका जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का 12 है और 2 इसमें नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो ये हो जाएगा 44. तो ऐसा यही इसका मोलिकुलर मास है. ठीक है, जितना एटम रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इट्स एटम एंड देन टुगेदर. फॉर एग्जांपल मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन विच कंटेन्स 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, CH4 है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इसका मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन हो जाएगा 12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का, तो हो जाएगा 16.043 U. तो ये इसका मोलिकुलर मास हो गया. तो ऐसा. सिमिलरली मोलिकुलर मास ऑफ वाटर. वाटर का कैसे करेंगे 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो हमें एटॉमिक मास पता चल गया है और कितना उसमें नंबर ऑफ एटम है, दोनों उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1.008 U प्लस 16, तो 18.02. ये हो गया हमारा मोलिकुलर मास. तो फार्मूला मास होता है सब सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर constituent यूनिट इन सच कंपाउंड पॉजिटिव सोडियम आयन एंड नेगेटिव क्लोराइड आयन. ठीक है, तो जो NaCl है, NaCl उसमें Na+Cl माइनस में रहता है, तो ऐसे जो आयंस वाले हैं उसके इसमें फार्मूला मास यूज किया जाता है. जो NaCl taking of Na plus and Cl minus ion in sodium chloride. In may be noted that sodium chloride 1 Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ion and vice versa. ठीक है, एक Na plus के लिए 6 Cl minus उसका सराउंड में रहेगा. The formula such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride does not exist as a single entity. तो ऐसा. The formula mass of sodium chloride is atomic mass of sodium plus atomic mass of chloride क्लोरीन. ठीक, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो उसका एटॉमिक फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाएगा 58.5 U. तो कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. यहाँ पे एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसका C6H12O6 ग्लूकोज है. ग्लूकोज का फार्मूला मास मतलब मोलिकुलर मास निकालना है, तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इसका फार्मूला पता है C6H12O6. यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ 12 कार्बन का प्लस 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का एंड 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का. यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 180.162 U ये आ जाएगा. ऐसा. अब इसके बाद ये बेसिक हो गया ना, ज़्यादा ही बेसिक हो गया. अब ये तो पता ही रहना चाहिए, अगर 12 तक आ गए हैं तो इतना पता ही रहना चाहिए. ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस. ठीक है, तो ये देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस का छोटा सा. जो फार्मूला मास बेसिकली आयंस के लिए होता है ना, जो आयनिक कंपाउंड है उनके लिए. तो मोल मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास है. ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये हमेशा याद रखना. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री एक्सट्रीमली स्मॉल एंड साइज. ठीक है, स्मॉल साइज होते हैं एंड देयर नंबर्स इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज. ठीक है, एंड देयर नंबर्स इन इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज. तो the handle such large number a unit of convenient magnitude is required. तो उसका जो साइज होता है ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वो क्या स्मॉल होता है एंड देयर नंबर्स इन इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज. ठीक है, जो नंबर होता है अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इजिली टू हैंडल सच लार्ज नंबर यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड. जस्ट वी डिनोट 1 डजन फॉर 12 आइटम. 12 आइटम के लिए 1 डजन होता है, तो 20 आइटम्स
score of 20 atoms, gross of 144 atoms. We use the idea of mole of count entities at the macroscopic level, that is atoms, molecules, particles, electrons, ions, etc. They are macroscopic level. In SI system, mole, whose symbol mole, was introduced as a seven base quantity for the amount of substance. Amount of substance is seven base quantity हो गया और मोल के लिए. The mole symbol mole is the SI unit of amount of substance. Amount of substance का SI unit है. One mole contains यहाँ पे देखो, 1 mole contains exactly 6.022140673 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant Na. So Na Avogadro constant होता है ना, Avogadro constant Na उसका वैल्यू होता है 6.022 into 10 power 23 elementary entities. When expressed in the unit mole and is called the Avogadro number, the amount of surface symbol N of a system is measure of the number of specified elementary entities. In elementary entity may be an atom, molecule, an ion, an electron, any other particles or specified group of particles. ठीक, कुछ भी हो सकता है. One Avogadro number is equal to 6.022 10 power 23 times the ions, electrons, molecules, atoms. ठीक है ऐसा. तो ये हो गया मूल और एवोगैड्रो नंबर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइसली द मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाउंड टू बी इक्वल टू. ठीक है, कार्बन 12 का जो मास है उसको स्पेक्ट्रोमीटर से मापा गया, तो वो फाइंड हुआ 1.992648 × 10⁻23 ग्राम. Knowing that 1 mole of carbon weighs 12 gram, the number of atoms in it is equal to 12 gram per mole of carbon 12 divided by 1.992648 × 10⁻23 ग्राम पर कार्बन 12 एटम. एक एटम का जो मास होता है इतना ग्राम होता है और एक मोल इतना होता है. तो इसका जो कितना एटम्स होता है एक मोल में वो देखने के लिए क्या किया गया, तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 उसका कितना एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू Na एटम्स. ठीक है, Na एटम्स यही है एवोगाड्रो नंबर का डेफिनेशन. तो ऐसा है. अब this number of entities in 1 mole is so important that it is given a separate name and the symbol it is known as Avogadro constant. ठीक है, और Avogadro number denoted by Na in honor of Amado Avogadro. To appreciate the largeness of this number, let us write it all zeros without using any power of 10. So 602213670000. This 0. In so many entities, atoms, molecules, or any other particles constitute 1 mole of whatever substance. We can therefore say that 1 mole of hydrogen atom is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms. If 1 mole of hydrogen atoms is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms. If 1 mole of hydrogen इतना atoms होगा. 1 mole of water molecules is 6.022 into 10⁻23 water molecules. 1 mole of sodium chloride 6.022 into 10⁻23 formula unit of sodium chloride. Having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of a substance or constituent entity. The mass of 1 mole of a substance in gram is called its molar mass. The mass of 1 mole of a substance in gram, the mass of 1 mole of substance in gram is called its molar mass. तो यहाँ पे आपको molar mass आएगा. तो mass of 1 mole of substance in a gram is called its molar mass. The molar mass in gram is numerically equal to atomic molecular formula mass in U. Molar mass of water 18.02 gram per mole. मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन पे आ जाते हैं. परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, कितना परसेंटेज कंपोजिशन रहता है. सो फार वी dealing with the number of entities present in a given sample, but many time information regarding the percentage of particular remains present in compound. इस compound में कितना percentage रहता है उसको देखना है. Suppose an unknown or new compound is given to you. The first question is you would ask it what is its formula or what are the its content and in what ratio are they present in the given compound for known compound. Okay, let us understand it by taking the example of water store. So यहाँ पे इसको भी देख लो क्या दिया है. 1 mole of various substances. various substance का 1 mole का दिया है. Let us understand it by taking example.
Since water contains hydrogen and oxygen, the percentage composition of both these element can be calculated. ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है एलिमेंट का। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ये इसको आपको ध्यान रखना है। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालना है, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मोलर मास ऑफ वाटर इज 18.02 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन में H2O होता है ना, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक, तो इसका मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008 डिवाइडेड बाई मास मोलर मास ऑफ कंपाउंड H2O का 18.02 इंटू 100। तो ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये इसका करेंगे तो 11.18 आ गया। परसेंट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16.00 डिवाइड बाई 18.02 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 88.7। Let us take one more example. What is the percentage of carbon, hydrogen, and oxygen in ethanol? The molecular formula of ethanol is C2H5OH. Molar mass of ethanol is 2 into 12, 6 into is 46.068. Now, mass percentage of carbon, you can calculate. Mass or percent of carbon, so 2 times of कितना, तो 24.02, और टोटल इसमें कितना 46 इंटू 100 कर देंगे तो 52.14। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो ऐसा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट मास ऑफ टोटल कंपाउंड, तो 13.13 मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आल्सो यू कैन लाइक दैट। दिस आर द मास परसेंटेज निकालने के लिए जो फार्मूला है वो। अब इसके बाद जो इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है, इम्पीरिकल फार्मूला निकालना है मोलिकुलर फार्मूला। एन एम्पिरिकल फार्मूला represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. In empirical form, simplest whole number ratio, simplest whole number ratio in various atoms present in a compound. There is the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecular of a compound. And empirical formula क्या है, simplest whole number ratio of various atoms, अलग अलग एटम का whole number ratio होता है। where molecular formula shows the exact number of different types of atom present in the molecule। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन इंपीरियल क्या है, होल स्मॉलेस्ट होल नंबर ना, एटम का स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, द मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन। दिस empirical formula can be determined. Molecular formula can further be obtained if the molar mass is known. The following example illustrate this sequence। जी, अब देखते हो इसमें करना है तो कैसे करना है। यहाँ पे दिया कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 वाट और इट्स इंपीरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। ठीक, तो मोलिकुलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला निकालना है, तो स्टेप 1 लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम। ठीक है, इन द कंपाउंड एज द स्टार्टिंग मटेरियल, दस इन द 100 ग्राम सैंपल ऑफ द एबव कंपाउंड। ठीक, अगर 100 ग्राम है कंपाउंड का टोटल, ठीक है, तो उसमें ठीक है, तो उसमें परसेंटेज है 4.0% हाइड्रोजन, मतलब 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, मतलब 24.27 ग्राम कार्बन, 71.65% क्लोरीन, मतलब 71.65 ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट। ठीक है, तो स्टेप 2, कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, फार्मूला पता ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोल्स, तो ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास रहता है, तो डिवाइड मास ऑब्टेन अबव बाय रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। ठीक है, या तो मास बाय इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, अगर एटम के केस है तो एटॉमिक मास। तो इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा 4.07 divided by 1.008, because its weight is 4.07 and its atomic mass is 1.008, 4.04 moles of carbon, mass 24.27 and its atomic mass is 12.01, 2.021, and similarly moles of chlorine 71.65, 2.022. So this is the ratio. Uh, its simple ratio is 2:1:1. Third is to divide each of the mole values obtained above by the same
smallest number amongst them. Since 2.021 is the smallest value, division height gives the ratio of 2:1:1 for HCCl. In case the ratios are not whole number, then they may be converted into whole number by multiplying by the suitable coefficient. So step four, write down the empirical formula by mentioning the number after writing the symbol of the respective element. CH2Cl is the empirical formula of the above compound. ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे C और Cl 1:n है और हाइड्रोजन 2 है, इसलिए CH2Cl empirical formula स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो अब स्टेप 5 राइटिंग मोलिकुलर फार्मूला। ठीक, तो ये जो ये क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला में क्या होता है, टोटल जितना वो पॉसिबल है उसमें, ठीक, मैक्सिमम। डिटरमाइन इंपेरिकल फार्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द इंपेरिकल फार्मूला। फॉर CH2Cl इंपेरिकल फार्मूला मास इज कार्बन का 12 और 2 × 1.008 प्लस क्लोरीन का 30.453, ये हो जाएगा 49.48। तो इंपेरिकल फार्मूला मास निकल गया, इंपेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, डिवाइड मोलर मास बाई इंपेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास जो होता है वो दिया था 98.96 ग्राम, इंपेरिकल फार्मूला मास हो गया 49.48। तो ये इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे n कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब तो मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला बाई n ऑब्टेन अबाउट टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला CH2Cl, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सी इसको मल्टीप्लाई टू हिंस मोलिकुलर फार्मूला C2H4Cl2। ठीक, तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम इंपेरिकल फार्मूला होता है। यहाँ पे n इसमें 2 आ गया है, तो 2 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला मतलब CH2Cl इक्वल टू C2H4Cl2। C2H4Cl2 is the molecular formula for this compound. This is the way to solve question. Now we will move on to another thing, stoichiometric and the stoichiometric calculation. Stoichiometry and stoichiometric calculation. The word stoichiometry is derived from two Greek words, stoichion meaning element and metron meaning measure. Okay. Element of measure. Stoichiometry does deal with the calculation of masses, sometimes volume also, of the reactant and the product involved in a chemical reaction. Before understanding how to calculate the amount of reactant required or the products produced in a chemical reaction, let us study what information is available from the balanced chemical equation of a given reaction. Let us consider the combustion of methane। ठीक है, हम लोग यहाँ पे combustion of methane को लेना है, combustion of methane। A balance equation for this reaction is given below. CH4 plus 2O2 giving rise to CO2 plus 2H2O. Here methane and dioxygen are called reactant and the carbon dioxide and water are called product. These are the reactant, these are the product. Note that all the reactant and the product are gases, ठीक है, gases form में है। this has been indicated by letter in the bracket formula। ठीक है, यहाँ पे गैस सब में मेंशन है गैस। ठीक है, सिमिलरली bracket similarly in case of solid or liquid, solid and liquid are written respectively। the coefficient 2 RO2 and H2O are called stoichiometric coefficient। ठीक है, 2 and 2 these are stoichiometric coefficient। ठीक है, 2 these are stoichiometric coefficient and similarly the coefficient of CH4 and CO2 is 1। ठीक है, CH4 and CO2 is 1 because they have only one they represent the number of molecules and moles as well। So they represent the number of molecules and moles as well taking part in the reaction or form in the reaction। ठीक है, ये जो स्टैइकोमेट्रिक है ना, वो मोल्स और मोलिक्यूल्स दोनों बताते हैं। thus according to the above chemical reactions, ठीक है, 1 mole of CH4 react with 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O। 1 molecule of CH4 react with 2 molecules of CO2 to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O। ठीक है, ये आपको मोल्स और मोलिक्यूल दोनों बताते हैं ना, अगर वैसा है तो ऐसा जो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके बेस में हम मोल या मोलिक्यूल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो 22.7 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट विद 45.4 लीटर ऑफ CO2 to give 22.7 liter of CO2 and 45.4 liter of H2O because the volume and moles are same in temperature and pressure constant। 16 gram of CH4 react with 2 and 32 gram of O2 to give 44 gram of CO2 and 2 into 18 gram of H2O। From this relationship, the given data can be
interconverted as follows: mass interconverted moles into number of moles. So these are the stoichiometric and stoichiometric calculations. ठीक है, मास को हम लोग मोल में कर सकते हैं, मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो ये सब क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, ये भी यूज करना है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग मास वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टैकोमेट्रिक एंड स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन है। अब इसके बाद जो है रिएक्शंस के केस में लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट वी कैन डिसाइड प्रोडक्ट। तो मेनी अ टाइम रिएक्शंस आर carried out with the amount of reactants that are different than the amount as required by balanced chemical reaction। ठीक, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से जितना अमाउंट रहता है उससे कुछ रिएक्टेंट क्या है बच जाते हैं, तो वो क्या एक्सेस हो गया, जो कम कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है कंप्लीट। इन दिस सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कुछ दो रिएक्टेंट है ना, तो एक का अमाउंट ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है, कम भी रहता है। तो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट is consumed after some time, and after that further reaction does not take place, whatever be amount of the other reactant, whatever be the amount अदर जो रिएक्टेंट है उसका कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड नहीं करता। Hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product form and is therefore called limiting reagent। जो कंज्यूम फर्स्ट होता है ना, पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, वही लिमिटिंग एजेंट होता है और वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट का अमाउंट। इन परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन दिस एस्पेक्ट इज आल्सो टू बी केप्ट इन माइंड। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है उसमें रिएक्शंस हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस इन द लेबोरेटरीज आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में ही होता है रिएक्शन, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज हाउ टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस व्हेन इट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, अगर सॉल्यूशन में आ रहा है उस केस में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस व्हेन इट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अगर है तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे एक्सप्रेस करना है उस बारे में। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, कंसंट्रेशन हमें बताना है ना ऑफ सॉल्यूशन का, या amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following ways। तो पहला है मास परसेंट और वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। लेट अस नाउ स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल। तो मास परसेंट और वेट परसेंट, वेट बाय वेट, ठीक, कितना वेट है कितना सॉल्यूशन में। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन भी, मोलालिटी भी, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन में अगर आता है तो उस केस में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन। बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया था ना उसको बैलेंस भी करना होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द same number of atoms of each element on both sides of the equation। ठीक है, एटम नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। मेनी केमिकल रिएक्शन कैन बी बैलेंस बाय ट्रायल एंड एरर। लेट अस टेक द रिएक्शन ऑफ a few metals and non-metals with oxygen to give oxide। ठीक है, 2Fe plus 3O2, 2Fe2O3 बैलेंस इक्वेशन। 2Mg plus O2, 2MgO बैलेंस इक्वेशन। P4 plus O2, P4O8, O10 solid unbalanced equation। ठीक, so equation A and B are balanced since there are same number of metal and oxygen atom and each side of the equation। ठीक, तो यहाँ पे 4Fe है, यहाँ पे भी 2 × 2 4Fe है, और यहाँ पे 3 × 6 O2 है, यहाँ पे भी 6O2 है, यहाँ पे 2Mg है, इधर भी 2Mg है, यहाँ पे 2O2 है, यहाँ पे भी 2O2 है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे P4 है, यहाँ पे P4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। So option C is not balanced. In this situation, phosphorus atoms are balanced but not oxygen atoms. To balance you must replace the coefficient 5 on left side। ठीक, यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे 5 करना होगा, 5। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो P4 + 5O2, P4O2 बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इस हिसाब से हम एटम नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो मास परसेंट जो होता है ना उसको डिफाइन कर लेते हैं, मास परसेंट। पहला जो कंसंट्रेशन है मास परसेंट इट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें सॉल्यूट रहते हैं तो सॉल्वेंट रहता है। ठीक है,
सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है तो सॉल्यूशन बनता है, मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया मास परसेंट। A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A and to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of solute. यहाँ पे 2 ग्राम को ऐड किया जा रहा है 18 ग्राम वाटर में, मास परसेंटेज यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ ए 2 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 2 ग्राम तो सॉल्यूट है प्लस 18 ग्राम वाटर है, तो ये 2/20 इंटू 100 इंटू 10%, ठीक है, इक्वल टू 10 टू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। तो ऐसा होता है ये पहला जो चीज़ है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ना, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ particular compound to the total number of moles of the solution. If substance A dissolved in substance B and if their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are given as mole fraction of A, number of moles of A divided by number of moles of solution. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है, Na है, Na डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो ये Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ये हो जाएगा ऐसा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो अब इसके बाद यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन इसी को इसको क्या, मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से लिखते हैं, इसको एक्स पी, यही मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर दो कंपोनेंट है उसमें एक कंपोनेंट का कितना मोल है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो इसमें है मोलारिटी हमारा, एक मोलारिटी, molarity. It is the most widely used unit and is denoted by capital M. It is defined as the number of moles of the solute in 1 liter of the solution. ठीक है, number of moles of solute in 1 liter of solution. Thus, molarity is defined as this is number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Suppose we have 1 molar solution of a substance, say NaOH, and we want to prepare 0.2 molar solution from it. So, what we do? 1 molar NaOH means 1 mole of NaOH is present in 1 liter of solution. For 0.2 molar solution, we require 0.2 moles of NaOH dissolved in 1 liter of solution. Hence, for making 0.2 molar solution from 1 mole solution, we have to take that volume of 1 molar NaOH solution which contains 0.2 mole of NaOH and dilute the solution with water to 1 liter. ठीक है, ऐसा यहाँ पे आ जाएगा 200 ml solution लगेगा, thus 200 ml of 1 molar NaOH are taken and enough water is ready to dilute it, make it 1 liter. ठीक है, in fact for such solution a general formula M1, this formula is also important। ठीक है, अगर एक मोलारिटी पता है, वॉल्यूम पता है, दूसरा का मोलारिटी पता है, तीसरे का वॉल्यूम निकालना है, तो M1V1 is equal to M2V2 where M and V are molarity and volume respectively can be used। In this case M1 is equal to 0.2, V1 is equal to 1000 and M2 is equal to 1 molar, V2 is to be calculated। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है अगर दो 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 चीज, दो सॉल्यूशन का मोलारिटी पता है और एक का वॉल्यूम नहीं पता है, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 से हम लोग V2 यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं 200 ml। ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। Note that the number of moles of solute in NaOH was 0.2 in 200 ml and it has remained the same, that is 0.2 even after solution. In 1000 ml HB have changed just the amount of solvent, that is water, and they have not done anything with respect to the NaOH, but keep in mind the concentration। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है मोलालिटी। ठीक, मोलालिटी मतलब इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द थिंग आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। हेलो दोस्तों, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास के बारे में पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है मोलालिटी। जो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, मोलालिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट इज नोटेड बाय एम। ठीक है, तो मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है,
देख सकते हो इस टेस्ट में निकालना है यार। जैसे द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलारिटी दिया है 3 मोल पर लीटर। मास ऑफ NaCl निकालना है, 1 लीटर सॉल्यूशन 3 × 58.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है जो मोलारिटी है वो क्या होता है, 3 मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो ठीक है, 1 लीटर में 3 मोल है। ठीक है, तो ये इसका मतलब जो मास हो जाएगा NaCl 1 लीटर सोल्यूशन में मास हो जाएगा 3 इंटू, क्योंकि क्योंकि जो मास है, मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मोल पर लीटर है ना, 3 मोल पर लीटर है, और डेंसिटी इसका 1.25 ग्राम पर ml है। तो यहाँ से मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, 1000 × 1.25, तो 1250 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ NaCl आ जाएगा 3 × 58.5, 175.5 ग्राम। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, सी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, तो 1 लीटर में 1000 ml होगा। ठीक है, तो ये 1250 हो गया, तो मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन हो जाएगा 1250 टोटल है, माइनस माइनस 175, यहाँ पे 175.5, तो 1074 हो जाएगा। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया है, 3 मोल है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, इन केजी में 1 ग्राम है, तो केजी में क्या 1.0745, तो ये 2.79 मोलर हो जाएगा। और फिर इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी सॉल्यूशन ऑफ अ डिजायर्ड कंसंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नोन हायर कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज आल्सो नोन एज स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन स्टॉक सॉल्यूशन। नोट दैट द मोलरिटी ऑफ a solution does not change with temperature since mass remains unaffected with temperature। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जाता है। ठीक है, तो मोलालिटी क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विथ टेम्परेचर। ठीक है, मास जो है इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मोलारिटी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, मोलारिटी चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें जो मोलालिटी है, मोलालिटी क्या होगा, सॉल्यूशन का चेंज नहीं होगा अगर टेम्परेचर हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं। So I hope guys you understand my class, right? In this way हम लोग जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यही सब इसमें आता है। और समरी देख लेते हैं, समरी। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखे, और उसमें एलिमेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में देखे। और मैटर होता है सम, मास होता है, स्पेस होता है सम। ठीक है, तो मैटर को उसमें डिवाइड किया गया है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस में। ठीक है, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर जो होता है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस मतलब। और जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड होता है। ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट जो कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें परसेंटेज है। ठीक है, मास, मोलारिटी एंड मोलारिटी। ये उसका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, गेलुसाफ्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। उसके बाद स्टैकोमेट्रिक एंड स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आ गया। ठीक है, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला में, फार्मूला मास, मोलर मास, एटॉमिक मास, मोल, एवोगाड्रो नंबर, ये सबको यहाँ पर डिफाइन किया गया था। और साइंटिफिक नोटेशंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट डिफरेंस इन, और वर्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट तो 1 मोल है, उसका वैल्यू 6.022 × 1023 होता है। ठीक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग इस चैप्टर को एंड कर दिए हैं। तो आई हैव इंटरेस्टिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियोस। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर।